रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लास्ट जो 24 से 36 घंटे हैं इनमें खत्ते में जंग बहुत तेज़ हो गई है और इस वक्त जो ताज़ा मनाजिर आए हैं रात के जिस पैर में आखिरी पैर में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब जो मनाजिर आए इसराइल से वो बहुत खौफनाक है। ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला किया इसराइल के ऊपर और यानी इस हमले को आप ये कह सकते हैं कि शायद शुरू के दिनों में जब इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ठीक से काम कर रहा था उस वक्त शायद इस लेवल का हमला किया गया हो जितना बड़ा हमला अब किया गया है। इससे पहले इसराइल की ज़मीन से मिसाइल इस तरह नहीं टकराते थे जैसे अब टकरा रहे हैं। जिस तरीके से क्लस्टर बम गिर रहे हैं, जिस तरीके से मिसाइल टकरा रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसराइल का। और इसराइल के अंदर टारगेट्स को हिट कर रहा है ईरान। जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है उनका स्टेटमेंट आप देखें, उन्होंने कहा कि अमेरिका की जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला जैसे वो आयरन डूम बना हुआ है उसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला का बहुत चर्चा किया जाता था, बड़ी तारीफें होती थी, वो सुराखों से भरी हुई छतरी साबित हुई और मुसीबत को रोकने के बजाय मुसीबत को दावत दे रही है। अमेरिका अब दूसरों से, यहाँ तक कि चीन से भी भीख मांग रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने में उसकी मदद करें। ये आगे से ताने आ रहे हैं ईरान की जानिब से। ईरान अपने बरादर पड़ोसी ममालिक से मुतालबा करता है कि वो गैर मुल्की जारहियत पसंदों को निकाल बाहर करे, खास तौर पर इसलिए कि इन गैर मुल्कियों की वाहिद फिक्र सिर्फ इसराइल है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब नाज़रीन ने एक और भी वार्निंग दी है ईरान ने इस खित्ते के अंदर और ये बहुत अहम है और ये रिपोर्ट हुई है। और रिपोर्ट ये हुई है कि पासदारान इनकलाब यानी ईरान की जो फोर्स है उसने खित्ते में मौजूद बड़ी अमरीकी कंपनियों को इलाका खाली करने के लिए तंबीह कर दी है और वार्निंग जारी कर दी है कि इलाका खाली कर दे। और साथ में एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन कंपनियों के नाम है और साथ में वो इलाके लिखे हुए, उनके एड्रेस लिखे हुए, यहाँ पे कंपनियां में पता है हम इन्हें मार सकते हैं, फौरन खाली करो इसको। तो जो उन्होंने नाम लिए हैं, उन्होंने कहा जी हम अमरीकी हुकूमत को तंबीह करते हैं कि वो खित्ते से तमाम अमरीकी सनतों को निकाल ले। हम इन सनती कारखानों के करीब रहने वाले लोगों से जिनमें अमरीकियों के शेयर हैं दरखास्त करते हैं कि वो इन इलाकों को छोड़ दें ताकि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी करदा उनसे वाबस्ता फारस न्यूज एजेंसी की तरफ से शेयर करदा एक ग्राफिक में उर्दन और मुत्तहदा अरब अमारात में काम करने वाली अमरीकी सनती, टेक्नोलॉजी, तवानाई और मालियाती कंपनियों की एक पूरी फहरिस्त जारी की गई है जिसमें उनके दफातर को मखसूस मकामात जो है वो एरिया भी उन्होंने बताया कि ये एरिया है। अब ये कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी है? लॉकहीड मार्टिन, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये हथियार भी बनाती है, दुनिया में जहाज भी बनाती है, मिलिट्री के हवाले से बहुत काम करती है। अबू धाबी में है, ग्लोबल मार्केट में इसका ऑफिस है, देखें उनको पता है कहाँ पे है क्या है। ये बोइंग का जो ऑफिस है वो ओमान डिप्लोमेटिक एरिया में है, यानी दुबई साउथ एविएशन डिस्ट्रिक्ट में। माइक्रोसॉफ्ट और उसका दफ्तर उन्होंने लिखा हुआ है, फिर ओरेकल और उसका दफ्तर उन्होंने लिखा हुआ है एड्रेस, फिर एक्शन मोबिल, फिर सिटी ग्रुप, फिर अमेज़न वेब सर्विसेज, फिर NSO ग्रुप, KKR, गेट विलेज, इसका भी एड्रेस लिखा हुआ है, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, इसका भी एड्रेस लिखा हुआ है और बहुत सारी कंपनियों का उन्होंने पूरा दिया हुआ है, एक लंबा चौड़ा नाम लिखे हैं अमेरिकन कंपनियों के या जिनमें अमेरिकन के शेयर है। साथ उन्होंने बताया जनाब ये इनके एड्रेस है, हम इनको मारेंगे, यहाँ से निकल जाओ फौरन और इसके आसपास भी कोई ना जाए। ये ईरान कर रहा है। अच्छा, ईरान के हमलों के हवाले से ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। खबर ये है कि ईरान ने इसराइली रहनुमाओं, इसराइली वज़रा, उनके कमांडरों, उनके पायलट्स और खुफिया एजेंसी के अफसरान के मखसूस पते मालूम करके उन पे हमले शुरू कर दिए। यानी ईरान को एग्जैक्टली पता है कौन कौन किधर किधर है और उनके एड्रेसेस के ऊपर हमले शुरू कर दिए और उनके घरों को ढूंढ ढूंढ कर निशाने लगाए जा रहे हैं। पहली बात, ईरान ने इसराइल के अंदर शिकार करना शुरू कर दिया है और तेल अवीव में लोग सदमे में हैं, लोग अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। और ये खबर मैं नहीं दे रहा आपको, ये खबर आपको स्प्रिंटर प्रेस की पोस्ट के अंदर मिल रही है और ये आलमी सतह के ऊपर खबर छपी है। वो बता रहे हैं बहुत से रजीम के लोग छुपने पर मजबूर हैं जो इस वक्त हुकूमत का या सिस्टम का हिस्सा है और इसराइल ने ये तवक्को कभी नहीं की थी कि ईरान के पास ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं। अब वो बहुत हैरान है। ईरान ने पूरा एतमाद अंदाज में पीछे मुड़कर देखे बगैर कार्रवाइयां शुरू की हुई है। एक सवाल ये पैदा होता है कि ईरान को ये सलाहियतें किसने फराहम की हैं और वो कैसे इतनी जबरदस्त नेविगेशन और डिजिटल इंटेलिजेंस हासिल कर रहे हैं, कौन उन्हें दे रहा है और किस तरह ईरान ढूंढ ढूंढ कर इसराइलियों को या उनके अहम लोगों को निशाना बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साबिक अमरीकी दिफाई ओहदेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, उसने इस बात का एतराफ किया कि ईरान मुनज़्ज़म तरीके से इसराइली फौजी बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है। थर्ड रेडार को अंधा कर दिया है और यूनिट 8200 को निशाना बना रहा है। अमेरिका और इसराइल के बरक्स ईरान सख्ती से इखलाकी मेयारात पर अमल पैरा है और शहरियों पर बमबारी करने से इनकार कर रहा है। ये अमेरिकन भी मान रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल जो है वो सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि ईरान सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने अहदाफ को चुनकर निशाना बना रहा है और ये ईरान के बदतरीन दुश्मन कह रहे हैं, ईरान नहीं कह रहा।
अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जुमे के रोज, यानी आज से 2 दिन पहले, आज इतवार है तो आज आप देख रहे हैं 19 ऐसे लोगों को कत्ल किया गया इसराइल की जानिब से लबनान में, जो तिब्बी अमले के लोग थे। यानी ये तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे थे और तिब्बी अमले के वर्कर थे। तो इनको 19 लोगों को शहीद किया और इसराइल ने इशारा दिया कि वो लबनान में एम्बुलेंसों पे और तिब्बी तनसीबात को निशाना बनाना जारी रखेगा। अब देखें ना, यहाँ पे वो खुद कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और इस मकसद के लिए वो पहले भी ताकत इस्तेमाल करते रहे हैं, अब भी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक 2 मार्च से लेकर अब तक, यानी गुज़िश्ता कोई 2 हफ्तों में इसराइली हमलों के नतीजे में 27 तिब्बी मराकज मुतासर हो चुके हैं और 30 लबनानी तिब्बी कारकुन शहीद हो चुके हैं। आप अंदाजा करें कि एक तरफ इस तरीके से अटैक किया जाता है, इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और दूसरी तरफ ये किया जाता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ दिफाई नुक्ता नजर से इसराइल को या अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जाए। अब इसमें ना एक स्टेटमेंट ईरान की जानिब से आया और गिले वाला स्टेटमेंट है। ईरान ये कहता है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे खिलाफ मजम्मत हो रही है, जबकि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, जबकि हमारे ऊपर जारियत करने वाले अमेरिका और इसराइल की मजम्मत नहीं हो रही, जिन्होंने हमले में पहल की और जिन्होंने जंग को शुरू किया और जिन्होंने हमारे बहुत सारे सिविलियन को मारा और बच्चियों को शहीद किया, बहुत छोटी बच्चियों को। अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जब ये एतराज़ किया या ये गिला किया तो ये गिला दुरुस्त दिखाई देता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में क्योंकि वीटो का एक इख्तियार मौजूद है और उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, अमेरिका, रशिया, चाइना, बाकी मुल्क भी इस्तेमाल करते हैं, बरतानिया, तो ये वीटो की पावर इस्तेमाल करके वो किसी भी करारदाद को डाउन कर देते हैं, डस्टबिन में फेंकवा देते हैं और उसकी फिर हैसियत रहती नहीं है। नाज़रीन, ईरान ने एक और इल्जाम लगाया। ईरान ने कहा जनाब कि जो हमारे ऊपर अटैक हुआ था, ये जो खारग के ऊपर एक अटैक हुआ जजीरे पे, जहाँ से ईरान का 90% 80% उनका तेल सप्लाई होता है, दुनिया को जाता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तेल की तनसीबात के हवाले से, वह अमेरिका ने अटैक किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अनाउंस किया था। ईरान ने इल्जाम लगाया कि हमारे ऊपर जो अटैक हुआ इसमें रॉकेट मारे गए थे और ये रॉकेट रियासुल खैमा, यानी ये यूएई का एक एरिया है रियासुल खैमा, यहाँ से और दुबई से ये रॉकेट मारे गए हैं। ये ईरानी वजीर खारजा का बयान है, जबकि यूएई ने इस स्टेटमेंट को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी जानिब ईरान ने यूक्रेन को भी एक वार्निंग जारी कर दी है कि अगर यूक्रेन ने इसराइल को ड्रोन दिए और ड्रोन देकर इसराइल की मदद की तो फिर ईरान के पास ये जायज होगा और यूक्रेन ईरान का जायज हदफ बन जाएगा। हम यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकेंगे और हमारा ये हक होगा कि हम बदले में यूक्रेन के ऊपर हमला करें। देखिए ना, यूक्रेन के साथ पहले ही रशिया की जंग चल रही है, अगर ईरान भी यहाँ से अटैक करेगा तो यूक्रेन के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगा और यूक्रेन को 2 महाजों पे लड़ना पड़ेगा। अब यूक्रेन ने ये सोचना है कि उसने कितने ड्रोन किसको फराहम करने हैं, अमेरिका ने तो उनसे मांगे, देखते हैं क्या होगा। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है ना, वो इस रीजन से आबनाए हुर्मत में तो जंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि समंदर का एक रास्ता है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, इसराइल बैठा है, अमेरिका के इत्तेहादी अरब ममालिक बैठे हैं और एक तरफ अकेला ईरान है। ईरान ने वो रास्ता बंद कर दिया, ये सारे मिलकर खुलवा नहीं पा रहे और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को आवाज़ें दे रहा है कि आगे इसको खोलो। अब आबनाए हुर्मज अगर जंग बंदी के बाद खुलती है तो डोनाल्ड ट्रंप की कोई इज्जत नहीं बचेगी, और अगर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जंग बंद करके वापस चला जाता है, चाहे जीतने की अनाउंसमेंट करके वापस चला जाए, डोनाल्ड ट्रंप का सौदा कोई नहीं खरीदेगा, डोनाल्ड ट्रंप की बात कोई नहीं मानेगा। उसके लिए सिचुएशन बहुत परेशान है। लेकिन इस रीजन से हजारों मील दूर एक और एरिया, और वो मैं बात कर रहा हूं शुमाली कोरिया। शुमाली कोरिया में 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक किम जोंग उन और एक उनकी बहन किम यो जोंग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी बहन के स्टेटमेंट को भी बहुत अहमियत दी जाती है। तो किम जोंग उन ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम जंग को अवॉइड भी नहीं करना चाहते, यानी हमारा कोई इरादा नहीं, अगर जंग मुसल्लत की हम लड़ना भी चाहते हैं फिर, यानी जंग को अवॉइड करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम जंग लड़ना नहीं चाहते। अमेरिका ने हमला करके बेशर्मी की है, ये गैर कानूनी जारहियत है, इसको ये करार दिया किम जोंग उन ने। जबकि उनकी जो बहन है किम यो जोंग, उन्होंने कहा कि अमेरिका और साउथ कोरिया की जंगी मुश्कों के खौफनाक नताइज बरामद होंगे, ये वार्निंग दी उन्होंने। ये अभी अमेरिका और जनूबी कोरिया वहां पे जंगी मशकें कर रहे हैं, जिसपे 10 मिसाइल मारे हैं किम जोंग उन ने, और उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर सका अमेरिका या जनूबी कोरिया। जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया में लड़ाई रहती है ना, और शुमाली कोरिया की लड़ाई जापान के साथ भी रहती है, तो इसलिए अमेरिका ने वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं। वो एयर डिफेंस सिस्टम निकाल के वहां से ले गया अमेरिका, इसराइल को बचाने के लिए, मिडिल ईस्ट के अंदर उनको जरूरत है। तो अब यहाँ पे उन्होंने जब मिसाइल मारे तो वो इंटरसेप्ट नहीं हुए, और अब किम जोंग उनको ये पता है कि वो जो भी मिसाइल मारेगा ये फिजा उसके लिए खाली है, ये माहौल बन गया। तो वो धमकी शमकी भी उन्होंने लगा दी है, और ये उनकी बहन ने भी कह दिया है कि अमेरिका और साउथ कोरिया की जंगी मशकों के बड़े खौफनाक नताइज हो सकते हैं। ये एक तरह की वार्निंग उन्होंने जारी की है। नाज़रीन, अमेरिका ने बड़े बड़े मुल्कों से मदद मांगी, वो तो बड़ी दूर की बात है। स्विट्जरलैंड जैसा एक छोटा सा मुल्क यूरोप के बीच में है,
कोई इतना बड़ा तगड़ा मुल्क भी नहीं है। स्विट्जरलैंड ने 2 अमेरिकी फौजी जहाजों को या परवाजों को अपनी फिजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया। अब आप अंदाजा करें कि अमेरिका की हालत इस वक्त क्या बन चुकी है कि स्विट्जरलैंड जैसा एक मुल्क वो मना कर रहे नहीं जी, आप तैयारे यहाँ से नहीं गुजार सकते। एक और नादरीन आपको मैंने बताया था प्रोफेसर जियांग के बारे में, ये चाइना के प्रोफेसर हैं, कैनेडियन नेशनल है। इन्होंने पहले कुछ पेशन गोइयां की थी जो बिल्कुल ठीक साबित हुई। अब इन्होंने 3 पेशन गोइयां मौजूदा हालात में की हैं। एक, उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन ये अगर जब भी करेगा ना तो इसराइल करेगा, अमेरिका नहीं करेगा, ये मुझे भी अंदाजा है। उन्होंने कहा जी अमेरिका ये हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, एटमी हथियार। दूसरा, उन्होंने कहा कि ईरान में अमेरिकी फौजें दाखिल होंगी। अब उन्हें यह लगता है कि कैलकुलेशन ये बन गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए पीछे हटना अब मौत है और आगे बढ़ना वैसे ही मौत है, तो वो इसको लिंगर ऑन करने के लिए अपनी फौज दाखिल करके कोशिश करेगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसका फैसला मकबूल हो जाए। बहरहाल ईरान में अमेरिकी फौजें दाखिल होंगी, ये उन्होंने कहा। और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में बातें भी हो रही है कि कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई अमेरिका में अमेरिकी इत्तेहादियों के साथ कहीं ना कहीं हो जाएगी, जिसकी बुनियाद पे फिर सारे मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करेंगे और ये जमीनी फौज भी जा सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने की, उन्होंने कहा अमेरिका और इसराइल ईरान जंग की आड़ में मस्जिद अक्सा को तबाह कर देंगे, हम मुसलमान कहते हैं शहीद कर देंगे। उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका और इसराइल ईरान जंग की आड़ में मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे शहीद कर सकते हैं। ये बात इससे पहले भी कुछ लोगों ने की है, ये बात इससे पहले सुनी गई है, एक मरतबा नहीं मल्टीपल टाइम सुनी गई है। और ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन बन जाएगी और मुसलमानों के जज्बात बहुत भड़क जाएंगे। एक और खबर है नाज़रीन, और ये खबर है सिंपल इतनी सी है कि दुनिया भर के मीडिया को एक खबर फीड की गई है, क्योंकि इस खबर में किसी सोर्स का नाम नहीं बताया गया। ये नहीं बताया गया कि हमास के किस रहनुमा ने ये बात की या हमास के कौन से ग्रुप ने ये बात की। बस ये एक तस्वीर शाया करके ये लिख दिया गया कि दुनिया भर के मीडिया को ये खबर जारी की गई है और मीडिया में छपी हुई है, आप गूगल करके देख सकते हैं कि हमास ने ईरान से एक दर्द भरी अपील की है कि जनाब आप अरब ममालिक के ऊपर हमले ना करें। देखिए ईरान बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो अरब ममालिक पे हमले नहीं कर रहे, हम तो उनको शहरियों को बचा रहे हैं, हम तो सिर्फ उस दुश्मन पे हमले कर रहे हैं जो अरब ममालिक की सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये ईरान बार बार कहता है। बहरहाल इस खबर का कोई सोर्स अभी तक सामने नहीं आया, सोर्स सामने आएगा तो पता चलेगा कि ये कौन है। हाँ, एक खबर और जो पाकिस्तान से दी गई और पाकिस्तान की हुकूमत ने दी, आबिद शेर अली यानी नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के बंदे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, PMLN की हुकूमत का हिस्सा है। तो आबिद शेर अली ने दावा किया कि मुल्ला हैबतुल्लाह को कत्ल कर दिया गया वहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अफगानिस्तान में। अब ये बड़ी अजीब चीज है, यानी आबिद शेर अली ने लिखा कि कंधार पर ताज़ा तरीन पाक फिदाइया के हमलों के बाद तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह खूनज़ादा की सूरत-ए-हाल गैर वाज़ेह है। मुतअद्दिद ज़राए दावा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी हमलों में हलाक हो गए हैं। अब हमने सारा मीडिया चेक किया, 3-4 साल हो गए इनके बारे में खबर ही क्यों नहीं आई इंटरनेशनल मीडिया में, और इस तरह की कोई खबर है भी नहीं। ये एक फेक खबर है। इस पे जो उन्होंने तस्वीर लगाई उसमें मुल्ला हैबतुल्लाह की तस्वीर लगा के उसके ऊपर एलिमिनेटेड लिखा हुआ है। देखिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी हुकूमत कोई इस किस्म का रिस्क लेगी, क्योंकि इसके असरात कई दहाइयों तक जाएंगे। ये आग से खेलने वाला काम है। मैं किसी के नजरिए या किसी की पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों हमसाया ममालिक हैं और दोनों को रियलिटी के साथ चलना होगा, एक दूसरे को तस्लीम करना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी। अलीमा खान साहिबा ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया अपनी दरखास्त में, बड़ी अजीबोगरीब सूरत भी पेश आई अदालत में, वो मैं आपको भी आगे चल के बताता हूँ। लेकिन हुआ ये कि साबिक़ वज़ीर आज़म मुख्तलिफ केसेस में जेल में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, मगर अदालती अहकामात के बावजूद उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। दरखास्त में कहा गया कि अदालत बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी थी और मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी जमा करवाई गई थी। इसके बावजूद जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से कई बार मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि फ्रीकैन की जानिब से इमरान खान साहब से मुलाकात पर गैर कानूनी पाबंदी आयद की गई है और जेल मैनुअल के तहत तयशुदा मुलाकात भी मुमकिन नहीं बनाई जा रही। अलीमा खानम साहिबा ने इस्तदा की है कि अदालती हुक्म अदूली पर होम सेक्रेटरी पंजाब और जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान साहब ने भी कहा था अपनी पार्टी के लोगों को कि अगर मेरी बहनों को मेरे पास नहीं आने दे रहे तो ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है, तो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जाए। अब अलीमा खान साहिबा ने वहां पे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई। उन्होंने कहा जी हमारी मुलाकातें ना करवाने में तो जजों की तौहीन हो रही है, हमारा मजाक कहाँ उड़ रहा है, जजों की तौहीन हो रही है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी कुछ नहीं समझता। इमरान खान के मुकदमात लड़ने वाले वकला को उनसे नहीं मिलने दिया जाता। क्या कर्नल साहब इमरान खान के केसेस खराब करना चाहते हैं? ये वो कर्नल है जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि अडियाला जेल का कंट्रोल इसके पास है और ये एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के मुताबिक किसको मिलना है किसको नहीं मिलना ये मामला कंट्रोल करता है। फिर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर को इमरान खान से मुलाकात और मुकदमात पर मुशावरत की इजाजत दी, लेकिन फिर भी सलमान सफदर की मुलाकात नहीं हो सकी। सलमान सफदर ने कहा था चीफ जस्टिस को कि जनाब आप तहरीरी हुक्म जारी करें मेरी मुलाकात का, लेकिन जज साहब ने कहा आप जाएं, जाकर आप मिलें,
क्योंकि अदालत को बड़ा कॉन्फिडेंस होता है ना अपने हुक्म के ऊपर। तो जनाब याया अफरीदी साहब का जो हुक्म है वो भी जूते की नोक के ऊपर रखा सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आर्डर को भी कुछ नहीं समझता, वो तौहीन अदालत भी नहीं लगा रहे हैं। ये कहा अलीमा खान साहिबा ने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। हमारी मुलाकात ना कराना हमारी तौहीन नहीं बल्कि इन जजों की तौहीन है और हम तो इनके लिए यहाँ आए हैं। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू। नाज़रीन, इसके बाद उन्होंने कहा कि हम जज के कमरे में जब दाखिल हुए तो इससे पहले हुआ ये था कि इंतजार पंजूता साहब के साथी हैं वो गए, जाके उन्होंने कोशिश की पता करने की कि जनाब वहाँ हो क्या रहा और जज साहब मौजूद हैं या नहीं। तो उन्होंने पूछा तो पता चला जनाब जज साहब मौजूद है। जो अमला है उन्होंने बताया कि जज साहब मौजूद है, बेफिक्र हो जाए। और जब इमरान खान साहब की बहनें वहां पे पहुंची तो उसके बाद सूरत बदल गई। अब सूरत क्या बदली ये मैं आपको उनके अपने मुंह से जो अल्फाज है वो बता देता हूँ। उन्होंने कहा हम जज के कमरे में दाखिल हुए, जज पहले ही वहां से निकल गए, पीछे से निकल गए, बजाय इसके कि इनको फेस करते जज पीछे से निकल गए। जजों के ये हालात हो गए। हमारी दरखास्त आए बगैर ही अगर जज हिम्मत नहीं कर रहे, यानी अभी तो हमारी दरखास्त भी नहीं आई और जज हिम्मत नहीं कर रहे, तो क्या ये हमें इंसाफ दे सकेंगे? अगर हमें इंसाफ नहीं दे सकते तो इस्तीफा दें और अपने घर चले जाए। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा। भारत इन्होंने अपनी दरखास्त दायर कर दी है। अलीमा खान ने एक और बात भी कही। उन्होंने कहा अगर जज इंसाफ नहीं दे पा रहे और खुद भी बेचारे मजबूर हैं तो जज फिर किसके पास जाएंगे अगर उनकी बात ही नहीं मानी जाएगी? देखें, जज जो होता है उसकी तौहीन तब होती है जब वो फैसला करे और फैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो, और जब कोई जज अपने फैसले पे अमल दरामद ना करवा पाए तो इसका मतलब है वो फारिग हो गया, अब उसके मनसब का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा एक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के बाहर खड़ा हुआ एक सिपाही, एक अर्दली लेवल का बंदा जो है वो जजेस के ऑर्डर्स को जो है वो बूटों की नोक के ऊपर रख रहा है, तो इसमें तो फिर जज के लिए तौहीन ही तौहीन है। फिर इससे अच्छा आप इस कुर्सी के ऊपर बैठे ही ना। आलिया हमजा साहिबा भी गई थी और उनके साथ रेहाना डार साहिबा मौजूद थी। उन्होंने कहा हम साइल बनकर अदालत में आते हैं और आते रहेंगे, अदालत को बताते रहेंगे कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आपकी वजह से जेल में है। ये अदालत में खड़े हुए थे और वहां पे इन्होंने ये बात की है आलिया हमजा ने, और साथ उनके रेहाना डार साहिबा भी थी। ये जो हालात हैं इस वक्त इमरान खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, उस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनों से ना मिलने देना बेशर्मी और बेगैरती है। ये सिस्टम बेशर्म और बेगैरत हो चुका है। सिस्टम में ऐसे लोग हैं जिन्हें एहसास हो रहा है कि इदारे भी बदनाम हो रहे हैं और नफरतें भी फैल रही हैं। शायद इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में या सिस्टम में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान की आवाम में और इदारों के अंदर जो नफरत पैदा हो रही है उस नफरत को कम करना चाहिए। लेकिन देखें, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम एक तरह से यरगमाल है और पूरे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल किया जाता है चंद लोगों के जरिए से, और वो चंद लोग जो हैं वो अपने मफाद से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। ना वो पाकिस्तान का फायदा सोच रहे हैं, ना पाकिस्तान की आवाम का फायदा सोच रहे हैं। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि इमरान खान आ गया तो हमारी दिहाड़ियां बंद हो जाएगी, इमरान खान आ गया तो हमारे पास जो ताकत है वो हमसे छिन जाएगी, इमरान खान आ गया तो हमें बदतरीन शिकस्त हो जाएगी और हमारा इस मुल्क के अंदर जो सिक्का बैठा हुआ है वो ताकत हमसे चली जाएगी। भारत इस पे जावेद हाशमी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया इसी हवाले से, इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त राह फरार ढूंढ रही है, वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। अलीमा खान हिकमत अमली से चल रही है, खान की रिहाई अब इमरान खान की बहनों के हाथ में है। यानी उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब की बहनें अब इन मामलात को आगे चलाएंगी और उनकी बहनों के जरिए से इमरान खान साहब की रिहाई होगी। इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। आज मुलाकात का दिन था, अदालती ऑर्डर मौजूद थे। इमरान खान साहब को मिलने के लिए उनकी पार्टी के लोग पहुंचे, वकला पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। दाखिल नाके पे रोक लिया गया लोगों को और आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ये पंजाब पुलिस का कारनामा है, साथ ही साथ जो जेल इंतजामिया है उनका कारनामा है, और सबसे बढ़ के इसके पीछे आसिम मुनीर साहब की ज़हनियत है कि इमरान खान साहब का कोई पैगाम बाहर नहीं आना चाहिए। लिहाजा ये साल के पहले दिन भी इन्होंने वही कारनामे जारी रखे जो कारनामे हम पूरे साल में 2025 में देखते रहे। तो 2026 का आगाज भी इसी तरीके से किया गया। एक और काम जो 2026 के पहले दिन किया गया, एक और बड़ी कार्रवाई, वो मैं आपको बताता हूँ और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। जो बड़ी नाकामियां है ना इनकी, जो बहुत बदतरीन किस्म की नाकामियां हैं 2025 की, वो कुछ इस तरह से है। नंबर एक, जो पाकिस्तानी है ना वो किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। जबरान अलियास साहब है, उन्होंने इस पे 4 चीजों की निशानदेही की है जो आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ के रजीम ने तबाह की है। नंबर एक, 58% डिक्लाइन हुआ है परचेजिंग पावर में। पाकिस्तानियों की जो खरीदने की ताकत है उसमें 58% कमी हुई है, इसीलिए लोग सर्दियों के कपड़े नहीं खरीद रहे।